लाइव क्लास में हम बॉडी के एक बहुत ही कमाल के हिस्से पर बात करने वाले हैं। आज हमारी स्लाइड नंबर 1 जो है वो सीधा इसी बारे में है कि हमारी किडनी यानी व्रिंक सिर्फ एक साधारण सी छलनी नहीं है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि किडनी बस एक कॉफी फिल्टर की तरह काम करती है, पर सच तो ये है कि ये बॉडी का एकदम मास्टर फिल्टर है। ये हमारे खून से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे बहुत ही जहरीले नाइट्रोजन कचरे को तो निकालती ही है, पर साथ ही ये बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस है, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसको भी बनाए रखती है। एक सेकंड मैम, मुझे यहाँ एक छोटा सा डाउट है। ये जो वर्ड है होम्योस्टेसिस, इसका असली मतलब क्या होता है? I mean, क्या ये किसी कमरे के एसी थर्मोस्टेट की तरह काम करता है जो टेम्परेचर सेट रखता है? अरे वाह, ये एसी थर्मोस्टेट वाली एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे थर्मोस्टेट कमरे के एनवायरनमेंट को स्थिर रखता है ना, वैसी ही होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर के केमिकल एनवायरनमेंट को एकदम स्टेबल रखता है। और यहीं पर मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बड़ा एग्जाम अलर्ट देना चाहूँगी। इसे एक सीक्रेट टिप समझ लीजिए। एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं कि क्या किडनी सिर्फ एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो जवाब है नहीं। किडनी एक अंतस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि ये हार्मोन्स भी बनाती है। अच्छा, तो मतलब ये हार्मोन्स भी बनाती है। ये मैंने सच में पहली बार सुना। पर स्लाइड 2 के हिसाब से बॉडी में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज आखिर छुपी कहाँ होती है? सही सवाल है। अगर हम स्लाइड 2 की तरफ बढ़ें तो इसकी एनाटॉमी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका आकार बिल्कुल किसी सेम के बीज या राजमा जैसा होता है, बीन शेप्ड, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और लाल भूरे रंग का। पर इसकी लोकेशन पेट में आगे नहीं होती। ये पेट की गुहा के बिल्कुल पीछे, जिसे हम रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस कहते हैं, वहां होती है, T12 से L3 वर्टेब्रे के बीच। वेट, ये रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, इसका मतलब थोड़ा क्लियर करेंगी? नाम से बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो, रेट्रो का मतलब होता है पीछे, तो सरल भाषा में ये हमारे पेट के जो मेन ऑर्गन्स हैं उनके पीछे एक प्रोटेक्टिव झिल्ली होती है। उसके भी बाहर सीधा रीढ़ की हड्डी के पास एक बहुत ही सेफ जगह पर होती है। और हाँ, यहाँ एक और बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट है, नोट कर लो सभी। हमारा जो दाया व्रंक है यानी राइट किडनी, वो लेफ्ट वाले से थोड़ा सा नीचे होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके ठीक ऊपर लिवर होता है जो बहुत सारी जगह घेर लेता है। ओ, मतलब लिवर ने जगह ले ली तो राइट किडनी को थोड़ा शिफ्ट होना पड़ा। गॉट इट। अब ये तो बाहर की बात हो गई। अगर इस किडनी को अंदर से देखा जाए तो स्लाइड 3 क्या बताती है? अंदर का स्ट्रक्चर तो और भी कमाल का है। इसको जब हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो 2 मेन हिस्से दिखते हैं। जो बाहर का हल्का हिस्सा है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर का हिस्सा है जिसमें तिकोने आकार के रीनल पिरामिड्स होते हैं, उसे मेड्यूला कहते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे होता है जिसे हिलम कहते हैं, और सारा यूरिन एक फनल यानी कीप जैसे हिस्से में इकट्ठा होता है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। तो जो खून किडनी के अंदर आता है फिल्टर होने के लिए, वो किस रास्ते से एंट्री लेता है? क्या किसी भी तरफ से घुस जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा खून सिर्फ उस एक मेन दरवाजे से ही अंदर आता है जिसे हमने अभी हिलम कहा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है सभी के लिए। बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर एक ट्रिक क्वेश्चन आता है कि यूरेटर और रीनल वेन किडनी से कहां से बाहर निकलते हैं। इसका सही जवाब हमेशा हिलम ही होता है। ये अकेला गेटवे है। अच्छा, हिलम इज अ सिंगल गेटवे, ये नोट कर लिया मैंने। लेकिन स्लाइड 4 में लिखा है कि किडनी एक सिंगल मशीन नहीं है, तो आखिर ये फिल्टर काम कैसे करता है? हाँ, यही तो मैजिक है। किडनी कोई एक बड़ी सी छलनी नहीं है, बल्कि ये लाखों छोटी छोटी माइक्रो मशीन से बनी है। हर एक किडनी में करीब 10 से 15 लाख ऐसी माइक्रो मशीन्स होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। इनमें से 85% छोटे होते हैं जिन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, और बाकी 15% के लूप्स बहुत लंबे होते हैं जिन्हें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। वेट, क्या एक किडनी में 15 लाख? तो दोनों मिला के 30 लाख? तो क्या ये छोटे नेफ्रॉन्स ही असल में सारा खून छानने का काम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यही नेफ्रॉन्स किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। और यहाँ एक स्ट्रिक्ट एग्जाम अलर्ट है। प्लीज ध्यान दीजिए, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है। इसे कभी भी ब्रेन की यूनिट न्यूरॉन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों शब्दों का साउंड थोड़ा सेम है,
पर दोनों का काम एकदम अलग है। हाँ, नेफ्रॉन और न्यूरॉन तो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। अब स्लाइड 5 की बात करते हैं। ये नेफ्रॉन अपना काम मतलब खून छानना शुरू कहाँ से करता है? ये शुरुआत होती है पहले स्टेशन पर, जिसे रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। इसके 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलस, जो कि रक्त वाहिकाओं यानी खून की नलियों का एक गुच्छा है, और दूसरा है बोमन्स कैप्सूल, जो एक प्याले या कप जैसे आकार का होता है, जो इस गुच्छे को घेरे रहता है। अब मजा देखो, जो नली खून अंदर लाती है, एफरेंट नली, वो चौड़ी होती है, पर जो बाहर ले जाती है, इफरेंट नली, वो पतली होती है। ओह, आई गेट इट। मतलब अगर एक चौड़े पाइप से बहुत सारा पानी लाकर अचानक से एक छोटे पतले पाइप से निकाला जाए तो बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। बिल्कुल वैसा ही। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी, एकदम सटीक पकड़ा है आपने। इस चौड़े और पतले रास्ते की वजह से उस गुच्छे में बहुत भारी दबाव बनता है, जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और लीजिए एक और एग्जाम अलर्ट, फिल्ट्रेशन के लिए यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिम्मेवार है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोसेस में बॉडी की कोई भी अपनी एटीपी यानी एनर्जी खर्च नहीं होती। ये पूरा फिजिक्स का खेल है। बिना एनर्जी के फिल्टर हो गया, क्या बात है। पर स्लाइड 6 बता रही है किसी जादुई छलनी के बारे में। ये क्या चीज है? क्योंकि अगर प्रेशर इतना ज्यादा है तो खून की नाली फट क्यों नहीं जाती? पाओ, खून को एक बहुत ही स्पेशल 3 लेयर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से गुजारता है। पहली लेयर है एंडोथीलियम, दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी लेयर सबसे खास है। ये बोमन्स कैप्सूल की अंदर की दीवार पर होती है, जिसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट्स आपस में मिलकर फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाती हैं। के बीच के स्लिट्स बहुत ही फाइन छलनी का काम करते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स और एल्ब्यूमिन जैसे बड़े और जरूरी प्रोटीन्स को वहीं रोक देते हैं, उन्हें फिल्टर नहीं होने देते। और सभी लोग इस एग्जाम अलर्ट को बहुत ध्यान से सुने। अगर किसी पेशेंट की यूरिन में प्रोटीन या ब्लड आ रहा है तो इसका सीधा मतलब यही है कि उसकी ये छलनी यानी उसके पोडोसाइट्स किसी वजह से डैमेज हो गए हैं। ओह, मतलब टेस्ट रिपोर्ट में प्रोटीन आना इतना खतरनाक इशारा होता है। अच्छा मैम, स्लाइड 7 पर एक डेटा लिखा है, GFR 180 लीटर्स। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा फैक्ट है जो सच में सबको चौंका देता है। हमारी किडनी दिन भर में करीब 180 लीटर तरल यानी फ्लूइड छानती है। इस रेट को हम GFR कहते हैं, जो लगभग 125 ml पर मिनट होता है। वेट, एक सेकेंड, 180 लीटर। लेकिन हम लोग तो दिन भर में मुश्किल से 1 या 1.5 लीटर ही यूरिन पास करते हैं, तो ये बाकी का इतना सारा पानी गया कहाँ? हाँ, है ना चौंकाने वाली बात। इसका जवाब है कि किडनी उस 180 लीटर में से 178.5 लीटर फ्लूइड को वापस सोख लेती है, बॉडी में वापस भेज देती है। इसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये बॉडी का सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग सिस्टम है। और एग्जाम अलर्ट ये है कि अगर ये GFR रेट 125 से गिरकर 15 या 20 तक आ जाए तो उसे सिवियर किडनी फेलियर माना जाता है, और तब पेशेंट को आर्टिफिशियल फिल्टर यानी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। बाप रे, 99% रिसाइकल। तो स्लाइड 8 के हिसाब से जो लिक्विड पहली बार छनकर आता है, क्या हम उसे यूरिन नहीं कह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले स्टेप में जो लिक्विड उस छलनी से निकलकर बोमन्स कैप्सूल में गिरता है, उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। ये लिक्विड बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, बस इसमें बड़े प्रोटीन्स नहीं होते। इसीलिए इसे इस स्टेज पर यूरिन कहना एकदम गलत होगा। पर इसे यूरिन क्यों नहीं कह सकते? ऐसा क्या खास बचा है इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट में जो इसे बॉडी से बाहर निकालना गलत होगा? अरे उसमें बहुत कुछ खास है। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और बहुत सारे कीमती विटामिन्स होते हैं जो बॉडी के लिए फ्यूल है। इन्हें अभी वापस बॉडी में खींचना बाकी है। और एग्जाम अलर्ट यहीं पर है। एक हेल्दी इंसान के अल्ट्रा फिल्ट्रेट में प्रोटीन बिल्कुल 0 होता है। ये कम्प्लीटली प्रोटीन फ्री होता है। अच्छा, मतलब उसमें बॉडी का सारा न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है। तो स्लाइड 9 में जो लिखा है रीनल ट्यूब्यूल, वहाँ क्या ये चीजें वापस ली जाती है? एकदम सही। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट एक लंबी प्रोसेसिंग पाइपलाइन में जाता है जिससे वृक्क नलिका या रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT।
और इस पूरी पाइपलाइन के चारों तरफ खून की नलियों का एक जाल बिछा होता है जिसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। तो क्या मैं इस पाइपलाइन को एक फैक्ट्री की रिफाइनरी समझ सकता हूँ, जहाँ पे कचरे को आगे भेजा जाता है और जो काम की चीजें होती हैं उन्हें वापस निकाल लिया जाता है? परफेक्ट। इस रिफाइनरी से अच्छा वर्ड नहीं हो सकता। और सभी लोग इस एग्जाम अलर्ट को नोट करें। बॉडी अपनी खोई हुई सारी कीमती चीजों को इस रीनल ट्यूब्यूल से खींचकर वापस इसी कैपिलरी नेटवर्क में यानी सीधा ब्लड में डालती है। अच्छा, तो इस रिफाइनरी का पहला स्टेशन कहाँ आता है? स्लाइड 10 उसके बारे में है। SGLT नाम के स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इनका काम इतना जबरदस्त है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट में से 100% ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स को पकड़कर वापस खून में डाल देते हैं। इस काम के लिए PCT के अंदर की सतह पर माइक्रोविलाई का एक ब्रश बॉर्डर होता है जो सरफेस एरिया को कई गुना बड़ा कर देता है ताकि अवशोषण जल्दी हो सके। एक सेकंड, अगर 100% ग्लूकोज वापस ले लिया जाता है तो मतलब एक कंप्लीटली हेल्दी इंसान के यूरिन में ग्लूकोज बिल्कुल जीरो होना चाहिए? एकदम परफेक्टली जीरो। और यही आपका अगला एग्जाम अलर्ट है। एग्जाम्स में पूछते हैं कि बॉडी में सबसे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो याद रखिए लगभग 65% पानी और 100% न्यूट्रिएंट्स इसी PCT वाले हिस्से में वापस खींच लिए जाते हैं। गॉट इट। PCT में मैक्सिमम चीजें वापस आ गईं। अब स्लाइड 11 में ये लिक्विड एक यू टर्न ले रहा है, लूप ऑफ हेनले। इसका क्या काम है? ये लूप ऑफ हेनले नेचर का एक अद्भुत मैजिक है बॉडी को हाइड्रेट रखने का। इस यू टर्न की 2 भुजाएं होती हैं। जो नीचे जाती है डिसेंडिंग लिम्ब, वो सिर्फ पानी के लिए परमिएबल है, यानी वहां से सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है। और जो ऊपर आती भुजा है असेंडिंग लिम्ब, वो पानी के लिए कंप्लीटली इम्परमिएबल है, पर वहां से नमक यानी NaCl को जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। वेट, ये तो बहुत अजीब है। एक ही ट्यूब के 2 हिस्सों के फिजिक्स के रूल्स एकदम उल्टे कैसे हो सकते हैं? यही तो नेचर का मास्टर स्ट्रोक है। इसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम कहते हैं। और यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी यूरिन को गाढ़ा कर पाती है ताकि हमारा पानी वेस्ट ना हो। सभी स्टूडेंट्स, यहाँ एक बहुत ट्रिकी एग्जाम अलर्ट है। एग्जामिनर पूछते हैं कि लूप ऑफ हेनले के किस हिस्से में पानी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता। इसका जवाब है थिक असेंडिंग लिम्ब, यानी ऊपर जाती हुई भुजा। वाओ, मतलब ऊपर वाले हिस्से से एक बूंद पानी बाहर नहीं आता। अब पानी बचाने के बाद स्लाइड 12 में हम DCT पर पहुंच गए हैं। यहाँ फाइन ट्यूनिंग लिखा है, इसका क्या लॉजिक है? DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ मेनली चयनात्मक स्राव या सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। देखो, बॉडी का pH लेवल 7.4 मेंटेन होना चाहिए। अगर खून में एसिडिटी थोड़ी भी बढ़ जाए तो DCT क्या करता है, ATP एनर्जी खर्च करके खून से H+ आयंस को पकड़ता है और उन्हें जबरदस्ती इस नाली में फेंक देता है। तो अगर हम यहाँ ब्लड का एसिडिक कचरा डायरेक्ट नाली में फेंक रहे हैं तो इससे बनने वाला यूरिन भी तो एसिडिक हो जाएगा ना? एग्जैक्टली। बहुत ही सटीक कंक्लूजन निकाला तुमने। एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है। हमारे नॉर्मल यूरिन का नेचर हल्का अम्लीय यानी थोड़ा एसिडिक होता है, जिसका pH लगभग 6.0 होता है। और ये एसिडिक नेचर मुख्य रूप से DCT में होने वाले इसी H+ आयन के सिक्रीशन की वजह से ही आता है। अच्छा, अब स्लाइड 13 में आखिरी स्टेशन आ गया, कलेक्टिंग डक्ट। ये फाइनल स्टेप क्या करता है? ये संग्रह नलिका डिसाइड करती है कि आखिर में कितना पानी बॉडी से बाहर फेंका जाएगा। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन निकालता है जिसे ADH कहते हैं। ये ADH सीधा इस डक्ट पर आता है और इसकी दीवारों पर एक्वापोरिन्स नाम के पानी के दरवाजे खोल देता है और सारा पानी नली से वापस बॉडी में खींच लिया जाता है। ओ, तभी जैसे जब हम पानी कम पीते हैं या गर्मी में होते हैं तो यूरिन बहुत पीला और क्वांटिटी में बहुत कम आता है, राइट? बिल्कुल राइट। और इस डक्ट के एंड में जो लिक्विड बचता है उसे ही ऑफिशियली यूरिन कहा जाता है। यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है सबके लिए। अगर ब्रेन ADH हार्मोन बनाना बंद कर दे तो एक बीमारी होती है जिसे डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं। इसमें पेशेंट को दिन में 20-20 लीटर पेशाब आता है। और ध्यान रहे, ये शुगर वाली डायबिटीज नहीं है, इसमें यूरिन मीठा नहीं होता। बाप रे, 20 लीटर्स, ये तो बहुत डेंजरस है। अच्छा, स्लाइड 14 में एक शब्द है एनर्जी का खेल, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। इनमें क्या फर्क है?
देखो, इस पूरे फिल्ट्रेशन में बहुत सी चीजें बिना एनर्जी के यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने आप एब्सॉर्ब हो जाती हैं, जैसे ढलान से गाड़ी लुढ़काना। लेकिन कुछ चीजों को, जैसे नमक या आयंस को अगेंस्ट द फ्लो खींचना पड़ता है। वहां बॉडी पंप लगाती है, जिसमें भारी मात्रा में एटीपी एनर्जी लगती है। इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो मैम, सबसे जरूरी चीज पानी, उसको वापस खींचने के लिए कौन सी मोटर या कितनी एटीपी लगती है? यही तो मैजिक है। पानी बहुत स्मार्ट है। एग्जाम अलर्ट सुनो ध्यान से। जल यानी वाटर का पुनः अवशोषण हमेशा ऑस्मोसिस के जरिए पैसिव होता है। बॉडी को पानी बचाने के लिए एक भी एटीपी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। वो बस नमक के पीछे पीछे अपने आप चला आता है। वाओ, क्लेवर डिजाइन। अब स्लाइड 15 थोड़ी अजीब लग रही है। पिनोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग, ये क्या है? हाँ, सोचो अगर गलती से इंसुलिन जैसा कोई बड़ा प्रोटीन छलनी से लीक होकर ट्यूब्यूल में आ जाए तो क्या होगा? वो साधारण SGLT ट्रांसपोर्टर से तो वापस जा नहीं सकता। तो सेल की झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ती है, एक थैली या वेसिकल बनाती है और उस पूरे प्रोटीन को सीधा निगल लेती है। इस प्रोसेस को हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। सेल ड्रिंकिंग? ये तो किसी साइफाई मतलब साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है कि सेल अपना मुंह खोल के प्रोटीन पी गई। है ना? बॉडी के अंदर की साइफाई मूवी ही है ये। और एग्जाम अलर्ट याद रखना, बड़े मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स के रीअब्जॉर्प्शन की सबसे मुख्य विधि यही पिनोसाइटोसिस ही होती है। गॉट इट। अब स्लाइड 16 रैस सिस्टम, यहाँ लिखा है किडनी ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी है। बिल्कुल, किडनी सिर्फ कचरा नहीं निकालती। जैसे ही बॉडी का बीपी गिरता है, किडनी तुरंत एक हार्मोन निकालती है जिसे रेनिन कहते हैं। ये रेनिन खून में जाके एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, जो नसों को सिकोड़ देता है, और फिर एल्डोस्टेरोन हार्मोन आके नमक और पानी को रोक लेता है, जिससे बीपी वापस नॉर्मल हो जाता है। पर एक मिनट, ये वर्ड रेनिन, ये तो किसी डाइजेशन वाले एंजाइम जैसा नहीं लगता जो पेट में होता है? अरे वाह, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट ट्रैप है, ध्यान देना सब लोग। एग्जाम अलर्ट। रेनिन, जिसमें सिर्फ एक एन आता है, वो किडनी से निकलता है बीपी बढ़ाने के लिए, जबकि रेनिन, जिसमें डबल एन आता है, वो सच में पेट में होता है, जो छोटे बच्चों में दूध पचाता है। स्पेलिंग का ध्यान रखना एग्जाम में। सिंगल एन और डबल एन नोट कर लिया। अब स्लाइड 17 पर हिडन जॉब 1 लिखा है। ईपीओ और बोन मैरो का क्या कनेक्शन है किडनी से? ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट काम है। जब भी हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो किडनी एरिथ्रोपोएटिन यानी ईपीओ हार्मोन रिलीज करती है। ये ईपीओ सीधा हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो के पास जाता है और ऑर्डर देता है कि जल्दी से और ज्यादा रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी बनाओ। ओहो, तो इसका मतलब जिनकी किडनी फेल हो जाती है, उनकी बॉडी में ये सिग्नल ही नहीं जाता और इसीलिए उन्हें खून की कमी यानी एनीमिया हो जाता है। एकदम सही कनेक्शन जोड़ा। यही लॉजिक है। और एग्जाम अलर्ट यही है कि बॉडी में आरबीसी फॉर्मेशन को चालू करने वाला मेन हार्मोन ईपीओ है, और ये बोन मैरो में नहीं बल्कि किडनी में बनता है। अमेजिंग। और स्लाइड 18 पर दूसरा हिडन जॉब विटामिन डी के बारे में है। विटामिन डी तो धूप से मिलता है ना? मिलता जरूर धूप से है, पर स्किन में बनने वाला विटामिन डी एकदम निष्क्रिय या इनएक्टिव होता है। किडनी का काम है इस रॉ विटामिन डी को कैल्सीट्रियोल नाम के इसके एक्टिव रूप में बदलना। इसके बिना हमारी आंतें खाने से कैल्शियम अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकती। वेट, तो अगर किडनी सही से काम ना करे तो हमारी हड्डियों की मजबूती भी चली जाएगी। बिल्कुल, चाहे तुम कितना भी दूध पी लो, बिना किडनी के कैल्शियम बॉडी में नहीं रुकेगा। एग्जाम अलर्ट, विटामिन डी का फाइनल एक्टिवेशन हमेशा किडनी में ही होता है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। अब स्लाइड 19 पर चलते हैं। इन सब प्रोसेस के बाद जो फाइनल यूरिन बनता है, उसमें आखिर होता क्या है? 24 घंटे के इस रिसाइकल प्रोसेस के बाद जो मूत्र बनता है, उसमें लगभग 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है और बाकी यूरिक एसिड और सॉल्ट्स होते हैं। इसका पीला रंग एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे यूरोक्रोम कहते हैं, और जैसा हमने पहले देखा, इसका एवरेज पीएच 6.0 होता है। एक प्रैक्टिकल सवाल है मैम, अगर फ्रेश यूरिन हल्का एसिडिक होता है तो पब्लिक टॉयलेट्स के पास से निकलने पर वो जो नाक में चुभने वाली एकदम शार्प अमोनिया जैसी बदबू आती है,
वो क्यों आती है? एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट भी है। फ्रेश यूरिन में उतनी बदबू नहीं होती क्योंकि वो एसिडिक है, पर जब यूरिन बॉडी से बाहर हवा में आता है तो एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया उसमें मौजूद यूरिया को तोड़कर अमोनिया गैस बना देते हैं, और वो जो तेज चुभने वाली बदबू होती है वो असल में उस अमोनिया गैस की ही होती है। ओह, अब लॉजिक समझ आया। अब स्लाइड 20 पर एग्जामिनर का एक और जाल लिखा है, यूरेटर वर्सेस यूरेथ्रा। दोनों टर्म्स तो एकदम सेम लगते हैं सुनने में। हाँ, और बच्चे हमेशा इसमें नेगेटिव मार्क्स लेते हैं, पर मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान ट्रिक बताती हूँ। यूरेटर वर्ड में ध्यान से देखो, 2 बार आर आता है, मतलब ये वो 2 नलियां हैं जो दोनों किडनी से निकलकर नीचे ब्लैडर तक आती हैं। और यूरेथ्रा में सिर्फ 1 आर आता है, जो कि वो सिंगल नली है जो ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर ले जाती है। हाँ, 2 आर और 1 आर, ये ट्रिक तो सच में कभी नहीं भूलेगी। और नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में क्या फर्क है? एग्जाम अलर्ट, जो डॉक्टर किडनी की बीमारियों को मेडिसिन से ठीक करता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, और जो डॉक्टर सर्जन होता है जो आपके ब्लैडर या यूरेटर से पथरी या स्टोन निकालता है वो यूरोलॉजिस्ट होता है। दोनों के रोल्स अलग है। ग्रेट। अब स्लाइड 21, आखिरी स्लाइड पर एक मास्टर कोड लिखा है FRSE। ये क्या चीज है? इस पूरी डीप डाइव क्लास का सार सिर्फ इस 4 अक्षर के कोड फ्री सर्विस या FRSE में छुपा है। F से फिल्ट्रेशन यानी खून छानना, R से रीअब्जॉर्प्शन यानी काम की चीजें वापस सोखना, S से सिक्रीशन यानी कचरा जबरदस्ती नली में फेंकना, और E से एक्सक्रीशन यानी बॉडी से बाहर निकाल देना। FRSE, छानना, सोखना, फेंकना, निकालना। वाओ, अब ये क्रम एग्जाम में तो बिल्कुल गलत नहीं होगा मेरा। बिल्कुल, और यही आज का आखिरी एग्जाम अलर्ट है कि यूरिन बनने का यही सही फ्लो एग्जाम में अरेंज करने को पूछा जाता है। इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस डीप डाइव क्लास में हमने देखा कि कैसे एक बूंद खून से शुरू होकर किडनी कितना अद्भुत सफर तय करती है। पर खत्म करने से पहले सभी के सोचने वाली एक बहुत ही माइंड बेंडिंग चीज छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, हमारी किडनी बिना किसी मोटर या इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ ऑस्मोसिस और फिजिकल प्रेशर से रोजाना 180 लीटर पानी फिल्टर करती है। तो क्या आने वाले टाइम में हमारे इंजीनियर्स किडनी के इस लूप ऑफ हेनले की टेक्निक को कॉपी करके कोई ऐसी मरीन डिसैलिनेशन मशीन बना सकते हैं जो समंदर के खारे पानी को बिना किसी हेवी इलेक्ट्रिसिटी के मीठा बना दे? अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का पानी का संकट खत्म हो सकता है। ओह वाह, सच में अगर साइंस इस मैकेनिज्म की नकल कर ले तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। साइंस में सच में किसी जादू से कम ताकत नहीं है। सही कहा, बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि सब लोग इस थॉट पर खुद थोड़ी रिसर्च करें और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहें। आज की स्टडी